हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरी इस यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे फिजिक्स मॉडल क्वेश्चन पेपर को, जो झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची से इस बार आप लोगों के लिए क्लास 11th के लिए बनाया गया है। इसमें इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में आप लोग का 40 मार्क्स है, 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का होगा। एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है और आपको समय कितना दिया जाएगा, 1 घंटा। ये सब जो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 40 क्वेश्चन होगा, 40 1 घंटे का होगा, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपका जो इस बार 11th में एग्जाम होगा उसमें आपको हूबहू इसी पैटर्न, जो अभी हम आपको सवाल दिखाएंगे, 40 क्वेश्चन कराएंगे, इसी पैटर्न का इस बार आप लोग का क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें आपको समय 1 घंटा दिया जाएगा। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आपको हम दिखाते हैं कि पहला क्वेश्चन इस बार आपके मॉडल पेपर में जेक ने फिजिक्स के लिए क्या जारी किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मतलब ये जो चार आपको ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन यहाँ पे बेसिक यूनिट नहीं है। क्या करने के लिए? तो मेजरमेंट यानी मापने के लिए। तो आपको पता होगा शायद कि बेसिक का मतलब ही होता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे, फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जो फंडामेंटल या बेस यूनिट जो होती है वो कितने सारे होती है? तो आपके पास 7 होती है। क्या क्या? तो मास, लेंथ, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनियस इंटेंसिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, टाइम आपका क्या है? बेस यूनिट है। टेम्परेचर क्या है? बेस यूनिट है। मास क्या है? बेस यूनिट है। तो बच कौन गया? आपका मोमेंटम, यानी जो मोमेंटम होगा वो सही आंसर होगा। ये मोमेंटम आपका बेसिक यूनिट नहीं है। हम इस मोमेंटम को कैसा यूनिट में रखते हैं? इसको डिराइव्ड यूनिट में रखते हैं, क्योंकि हम इस मोमेंटम को डिराइव कर सकते हैं। मोमेंटम को डिनोट करेंगे हम पी से, और इसको डिराइव हम कैसे करते हैं? तो मास इनटू वेलोसिटी से। मास इनटू वेलोसिटी से। क्या टाइम आप कहीं से डिराइव कर सकते हैं? ऐसा फॉर्मूला आप टाइम के लिए लिख पाइएगा? तो नहीं लिख पाइएगा। टेम्परेचर के लिए नहीं लिख पाइएगा। मास के लिए नहीं। तो ये सारे बेसिक यूनिट्स हैं, लेकिन आपका मोमेंटम बेसिक यूनिट्स नहीं है। आपको यहाँ पे मोमेंटम के ऊपर आपको यूनिट पूछता है तो आप यूनिट निकाल सकते हैं। मास यानी केजी, और वेलोसिटी का मतलब मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा केजी मीटर पर सेकेंड। और आप इस यूनिट से क्या निकाल सकते हैं? तो डायमेंशन निकाल सकते हैं। आपको डायमेंशन भी पूछा जाता है। केजी का मतलब क्या हो गया? मास यानी एम, मीटर यानी लेंथ, और सेकेंड का मतलब क्या है? टाइम। तो टी का पावर -1, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आपको ये सब सवाल पूछता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला पूछता है, कभी कभी आपको यूनिट पूछता है, कभी आपको डायमेंशन पूछता है। तो ये आपका पहला सवाल था, इजी था। अब दूसरा सवाल पे आप देखिए, आपको दूसरा सवाल क्या बोला गया है। दूसरा सवाल बोल रहा है द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ। मतलब यहाँ पे चार ऑप्शन में से किसका डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा? सेम होगा। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि काइनेटिक एनर्जी ये है क्या? ये है तो एनर्जी। अब एनर्जी जो होगा, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप निकालने जाइएगा, फिर आप यहाँ से जो ऑप्शन दिया है अगर आप इससे मैच कराइएगा तो लंबा लगेगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है, अपना दिमाग लगाना है कि हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसका डायमेंशन इन चार में से, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इन चार में से उसके बराबर होगा जिसके साथ उसका एसआई यूनिट मैच करता है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि किसका किसका एसआई यूनिट यहाँ पे मैच हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है जूल। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? तो वो होता है आपका न्यूटन। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? तो होता है पास्कल। मोमेंटम का अभी आपको बताए थे कुछ देर पहले, केजी मीटर पर सेकंड, तो इसका हो गया केजी मीटर पर सेकंड। और वर्क का क्या होता था? बोलिएगा जूल होता है। तो आपका आंसर सॉल्व हो चुका है, आपको यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का एसआई यूनिट जूल है, और यहाँ पे वर्क का भी एसआई यूनिट जूल है। मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होगा? वर्क का होगा। और आपसे पूछा जाता है कि वर्क यानी जिसका एसआई यूनिट क्या होता है? जूल, उसका डायमेंशन क्या होगा? सबसे पहले आप थोड़ा यहाँ देख लीजिए कि हमको पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है mLT-2, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है, तो L, तो यहाँ से आएगा mL²T-2। ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, जिसका एसआई यूनिट क्या है? जूल है, और काइनेटिक एनर्जी का भी क्या है? जूल है। मतलब जिसका भी जूल होगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये होगा mL²T-2। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना इजी हो जाएगा अगर आप कुछ कम से कम 4 डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लेते हैं। एक वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है L(T⁻⁻1), एक होता है एक्सेलरेशन का L(T⁻⁻2), एक होता है फोर्स का, वो होता है आपका
एल टी माइनस टू, और एक होता है वर्क का जो होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। आप इस चार जो क्वांटिटी है आपका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड वर्क डन, इसका अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखते हैं तो बाकी डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालने में इजी होगा, तो आप इसको थोड़ा याद रखिएगा। यहाँ पे इसका सेकंड आंसर हो जाएगा आपका वर्क डन के बराबर हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, ये भी बहुत इजी था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बोलता है एक कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। इस बार आपको एक्सेलरेशन निकालना है। आपको बॉडी कहां से चलेगी, रेस्ट से चलेगी। रेस्ट का मतलब उसका वेलोसिटी उस टाइम कितना होगा, 0 होगा। फिर वो कितना पे चल जाएगा उसका वेलोसिटी, तो 30 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी चेंज हो चुका है और 0 से 30 मीटर पर सेकंड तक पहुंचने के लिए उसको 5 सेकंड का समय लगा है। तो एक्सेलरेशन हमें क्या बोलता है कि एक्सेलरेशन हमें बताता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी में कितना चेंजेस हुआ है, तो वेलोसिटी में चेंजेस हुआ है फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो आप बोलिएगा सर बाद में तो उसका वेलोसिटी हो गया 30, पहले कितना था, तो पहले उसका था 0, और समय में कितना परिवर्तन हुआ, तो 0 से लेके 5 सेकंड यानी 5। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 30/5, यानी यहाँ पे आपका आंसर आएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर होगा इसका 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा है, तो 6, ये आपका ऑप्शन हो गया। इजी था ये भी। नेक्स्ट सवाल देखिए, चौथा नंबर क्या बोलता है, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, वैसे इक्वेशन ऑफ मोशन कितने आप पढ़े होंगे, 3 पढ़े होंगे। गति के 3 आपने समीकरण पढ़ा होगा। एक आपका v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक होता है आपका s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक आपने पढ़ा होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये आपका 3 इक्वेशन है मोशन का। तो बोलता है कि ये जो तीनों इक्वेशन है मोशन इज एप्लीकेबल टू मोशन विथ, जो तीनों यहाँ पे समीकरण आपको दिए गए हैं ये किसके साथ अप्लाई आप कर सकते हैं। क्या पहला ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा बोल रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आप देखिए दोनों ऑप्शन का मतलब एक ही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो नहीं होगा। जब आप हिंदी का ऑप्शन देखिएगा तो देखिए यहाँ पे दिया नियत वेग, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है ये, है ना, ये आपका कांस्टेंट वेलोसिटी है। ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है जेक के द्वारा। उसके बाद देखिए, उसके बाद सी नंबर ऑप्शन क्या बोलता है आपको, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और डी बोलता है नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है कि ये जो हम इक्वेशन मोशन के दिया जाता है हमें, ये हम अप्लाई करते हैं किसके लिए, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब जहां पे आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा उसके लिए हम ये सब अप्लाई करते हैं, याद रखिएगा आप। अब आप नेक्स्ट 5वां नंबर सवाल देखिए क्या बोलता है, व्हेन ए फोर्स is applied to an object in the direction of motion, what happens to its acceleration। क्या होगा जब हम किसी एक बॉडी जो इस दिशा में मान लीजिए मूव कर रहा है, अगर वो पहले से ही ऐसे में मोशन में है इस डायरेक्शन पे, और अगर हम इसी डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई कर देंगे तो इसके एक्सेलरेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको पता है कि फोर्स अगर हम अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, और जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा मास इनटू एक्सेलरेशन का। न्यूटन का सेकंड लॉ से हम लोग ये जानते हैं। तो फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले से वो मोशन कर रहा था, आप और फोर्स अप्लाई कर दीजिएगा तो वो फिर से उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, इट इंक्रीजेज। इट इंक्रीजेज। आप समझ भी सकते हैं, यहाँ पे देखिए मास जो है किसी बॉडी का मास अगर आप मान लीजिए कांस्टेंट है वो 2 किलो 3 किलो, तो कांस्टेंट चीज हटेगा तो यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो फोर्स आप अप्लाई करिएगा तो एक्सेलरेशन भी उसका इंक्रीज करेगा। तो ये इसका सही आंसर है, इंक्रीजेज होगा। तो ये 5वां सवाल हो गया। अब आप देखिए आपका नेक्स्ट 6ठा नंबर सवाल क्या बोलता है। सवाल इजी ही है, बहुत टफ लेवल का जेक में आपको कभी पूछता नहीं है, बाकी आप नीचे देख सकते हैं। 6 नंबर सवाल क्या बोलता है, What is the relationship between acceleration and time for an object moving with constant acceleration। आपको रिलेशनशिप बताना है एक्सेलरेशन यानी a, टाइम यानी t के साथ किसी ऑब्जेक्ट का जब वो मूव करेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। अभी आपको बताया कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ अगर वो मूव करेगा मतलब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ है वो बॉडी। अभी आपको बताया कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे है वो। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो समय के साथ उसका क्या रिश्ता होगा बोलता है। अगर हम ग्राफ ही बना लेते हैं, मान लीजिए ये टाइम का ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस में टाइम ले रहे हैं और वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन ले रहे हैं। हम मान लेते हैं कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट बोला है यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है कि कांस्टेंट है।
तो हम कुछ भी पकड़ लेते हैं। कांस्टेंट का मतलब आप कुछ पकड़ लीजिए, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मान लीजिए ये आपका है 2 मीटर, ये एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है। कांस्टेंट अगर है तो समय जब जीरो है तब भी उसका एक्सेलरेशन इतना ही होगा। समय जब चेंज होगा आगे बढ़ेगा, मतलब मान लीजिए जीरो से हो गया समय 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, समय बढ़ते जाएगा लेकिन फिर भी आपका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा समय के साथ, अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका, अब समझ रहे हैं ना, 1 सेकंड पे भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड, 2 पे भी कितना है तो आप जाइएगा ऊपर 2 मीटर पर सेकंड, 3 पे भी 2 मीटर पर सेकंड, समय के साथ कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपको कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट 7वां नंबर सवाल क्या बोलता है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का परिणाम मैक्सिमम कब होगा, व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज, अच्छा तो यहाँ पे एंगल के बारे में आपको पूछ रहा है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट परिणाम कब मैक्सिमम होगा, किस एंगल पे मैक्सिमम होगा, क्या वो 0 डिग्री पे मैक्सिमम होगा, 45 पे मैक्सिमम होगा, 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा, या आपका 180 डिग्री पे मैक्सिमम होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए थोड़ा सा आप यहाँ देख लीजिए। यहाँ देखिए एक बॉडी है, बहुत बार आपको बता चुके हैं, इस बॉडी पे दो वेक्टर मान लीजिए, एक वेक्टर इधर जा रहा है, इसको मान लेते हैं फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स आपका वेक्टर है तो मान लेते हैं ये आपका फोर्स है, मान लीजिए F1, ये इधर एक फोर्स है मान लीजिए F2, दोनों का डायरेक्शन क्या है इस बार अपोजिट, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, अपोजिट का मतलब आपका कितना हो गया, तो आप बोलिएगा अपोजिट का मतलब हो गया 180 डिग्री। और जब अपोजिट होता है तो रिजल्टेंट क्या होता है, सबसे मिनिमम आपको माइनस करना पड़ेगा, टोटल कैसे निकलेगा, तो F1 माइनस F2। और अगर आप दूसरा पे जाएंगे, मान लीजिए ये एक वेक्टर इधर चला गया F1, और अगर दूसरा वेक्टर भी उधर ही लगेगा F2, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब एंगल इस बार कितना होगा, तो आप बोलिएगा 0 डिग्री। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ऐड करना होगा आपको, टोटल निकालने के लिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए इस बार क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और इसमें रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ज्यादा आपको किसमें मिलेगा, माइनस करने से कि ऐड करने से, तो आप बोलिएगा सर ऐड करने से मिलेगा। इसका मतलब जो है रिजल्टेंट मैक्सिमम आपको ऐड करने से मिलेगा, और ऐड कब करते हैं, जब उन लोग के बीच में एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर सही होगा 0 डिग्री। क्या आपको पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, क्या आपको वो पता है, थोड़ा यहाँ पे देख लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक वेक्टर जा रहा है ए और एक वेक्टर जा रहा है बी, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जिसको हम डिनोट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ये होता है रिजल्टेंट वेक्टर, ये बराबर होता है रूट अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट होता है ये डिपेंड करता है कोसाइन ऑफ एंगल पे, कोसाइन थीटा पे, कॉस थीटा पे। तो कॉस थीटा सबसे ज्यादा कब होता है, 0 डिग्री पे, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से भी आपको मिल सकता है कि ये मैक्सिमम तब होगा जब एंगल कितना हो जाए, 0 हो जाए। बाकी सिंपल में आप यहाँ से समझ सकते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर 0 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या बोल रहा है आप देखिएगा, बोलता है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो नोन एज, स्केलर प्रोडक्ट को आप और किस नाम से जानते हैं, तो इसका सही आंसर होगा डॉट प्रोडक्ट। ये सब एकदम इजी सवाल है। स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए डॉट ऐसे लिखते हैं, ए डॉट बी जो बराबर होता है ए बी कॉस थीटा का, और एक होता है ए क्रॉस बी जो बराबर होता है ए बी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर एन कैप। ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो ये होता है कुछ कुछ याद रखने के लिए, बाकी इसका आंसर होगा आपका डी नंबर। चलिए अब नेक्स्ट सवाल आप देखिए, आपका नेक्स्ट सवाल क्या है, 9th नंबर का सवाल है। क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन। आप प्रोजेक्टाइल मोशन तो जानते ही होंगे कि जब हम एक बॉडी को यहाँ से मान लीजिए ऐसे फेंकेंगे एंगल के साथ, तो बॉडी ऐसे जाएगा, फिर वो ऐसे वापस आएगा। तो ये जो पाथ, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ। मतलब अगर कोई बॉडी का मोशन हो रहा है और अगर वो पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रहा है, तो पैराबोलिक पाथ पे मूव करने से हम उस प्रकार के बॉडी के मोशन को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पे बोलता है जो रेंज होगा, रेंज मतलब जहां से आपने फेंका था और जहां पे आपका आके गिरा है उसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा, तो डिपेंड करेगा, ये जो फेंक रहे हैं ना आप, इस एंगल पे डिपेंड करेगा, इस एंगल पे। तो ये एंगल कितना होना चाहिए ताकि ये बॉल बहुत दूर जाके गिरे, मतलब रेंज ज्यादा आए, जो ये रेंज है इसको डिनोट करते हैं आर से। तो ये आर मैक्सिमम कब होगा, हमको ये पूछा है, आर मैक्सिमम कब होगा हमसे ये पूछा है। तो पहले बताइए रेंज का फॉर्मूला आप
पढ़े क्या है, रेंज का फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर हमको ये बता दिया जाए कि हमने इस बॉल को पहले कितना स्पीड या वेलोसिटी से फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी u पता चल जाए और अगर हमको थीटा पता चल जाए तो हम आराम से पता कर सकते हैं कि ये कितना दूर जा सकता है। तो आर मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है आपका u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये होता है आपका मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला। रेंज का फॉर्मूला अगर मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम के लिए आप बोलिए साइन है। अब साइन का मैक्सिमम कितना पे होता है तो हमको पता है साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। 1 ही सबसे मैक्सिमम होता है साइन थीटा में। तो 1 कब आएगा, जब ये थीटा कितना होगा, देखिए आगे में 2 है, मतलब इस थीटा को होना पड़ेगा 45 डिग्री। जैसे 45 डिग्री करेंगे तो यहाँ से जो आपका 2 थीटा है तो 2 45 में 90 होगा, साइन 90 का वैल्यू 1 होगा। तो मैक्सिमम रेंज जो आपका निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो सिर्फ यू स्क्वायर बाई जी निकलेगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, यही आपका मैक्सिमम रेंज होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या है आपका, यहाँ पे आपका सही आंसर जो है वो है आपका 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है यहाँ पे कभी कभी प्रोजेक्टाइल मोशन पे आपको पूछ लेता है मैक्सिमम हाइट। क्या पूछता है आपको कि ये जो बॉल आपने फेंका है, ये बॉल, ये मैक्सिमम हाइट कितना तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट पूछता है आपको। तो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ से निकलता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए ये बॉडी कितना समय लेगा, तो टाइम अगर निकालना है, टाइम मैक्सिमम हाइट तक का, तो वो होता है आपका u साइन थीटा बाई जी। और अगर आपको पूरा समय चाहिए, देखिए यहाँ से यहाँ आने में समय कितना लगेगा, वो मैक्सिमम हाइट तक u साइन थीटा बाई जी। तो जितना उठने में लगेगा उतना उतरने में लगेगा, तो पूरा समय, उड़ान का समय, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम कैपिटल टी बोलते हैं, और टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होगा 2 गुना उठने में जितना उतना ही उतरने में, तो यहाँ पे होगा 2u साइन थीटा बाई जी। ये सब आपको देखिए पढ़ना पड़ेगा, है ना। बाकी ये क्वेश्चन आपको दिया है, हम तो भी सॉल्व करवा रहे हैं आपको, बाकी ये सब आपको स्टडी करना होगा आपको। तो चलिए इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है इस बार, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कि which of the following quantities remain constant throughout projectile motion। फिर से आ गया कि अगर कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, इस प्रकार से अगर वो मोशन कर रहा है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन पे, यहाँ पे बॉडी था, मान लीजिए आपने ऐसे फेंका है, इनिशियल कितना वेलोसिटी से u से, कितना एंगल थीटा से, तो यहाँ पे आपको पूछा है कि क्या चीज कांस्टेंट रहता है। पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे सही आंसर होगा ना वो आपका एक्सेलरेशन होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन पे जो एक्सेलरेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन पे। चूंकि ये बॉल ऐसे जा रहा है तो इस बॉल को हर एक पॉइंट पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन लगाएगा स्मॉल जी, यहाँ पर भी स्मॉल जी, यहाँ पर भी स्मॉल जी, यहाँ पर भी स्मॉल जी। हर एक पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन इस पे एक्ट होगा वो स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है, जो किस डायरेक्शन में होता है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन आपका वाई डायरेक्शन पे होगा, एक्स पे नहीं होगा, वाई पे होगा। वाई पे कितना होगा, तो डाउनवर्ड है तो माइनस जी के बराबर होगा। क्या एक्स एक्सिस पे कोई एक्सेलरेशन होता है, तो उसका आंसर है आपका नहीं, 0 होता है। एक्स एक्सिस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। एक्सेलरेशन किस पे होता है, वाई पे, जो माइनस जी होता है, ये हमेशा कांस्टेंट है, नहीं बदलेगा। अगर वेलोसिटी का बात करेंगे तो देखिए ये एक वेक्टर वेलोसिटी है। ये वेक्टर अगर एंगल पे गया है तो इसका रेजोल्यूशन होगा, एक होगा एक्स कंपोनेंट, एक होगा वाई कंपोनेंट। जिधर थीटा बना है उधर एक्स कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट कितना होता है, तो यू कॉस थीटा। जिधर थीटा नहीं है उधर आपका क्या होगा, यू साइन थीटा होगा, वाई कंपोनेंट। अब जो ये कॉस कंपोनेंट है ना, मतलब जो एक्स कंपोनेंट है यू कॉस थीटा, ये आपका कांस्टेंट रहता है, बाकी ये चेंज होता है। क्योंकि इस वाई कंपोनेंट पे क्या एक्ट हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक्स एक्सिस का जो वेलोसिटी है यू कॉस थीटा वो कांस्टेंट है, ना कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि वाई वाला कांस्टेंट नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन होगा। याद रखिएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट सवाल देखिए आप क्या बोलता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है आपको, वो बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये होता है आपका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमको एक फॉर्मूला मिलता है F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे सही आंसर आपका ये होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम।
नेक्स्ट सवाल देखिए, आसान सवाल था ये सवाल। देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल इंपॉर्टेंट देखिए कैसे पूछा गया आपको। ए बॉल ऑफ मास m, एक बॉल है जिसका मास m है, स्ट्राइक कर रहा है, टकरा रहा है किसके साथ, एक रिजिड वॉल, एक ठोस दीवार के साथ, कितना वेलोसिटी, u वेलोसिटी के साथ, और वापस आ रहा है उसी स्पीड यानी u वेलोसिटी के साथ। तो जो इंपल्स होगा, इंपल्स समझते हैं ना, इंपल्स को हम डिनोट करते हैं j से, और इंपल्स का मोमेंट मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स का मतलब ही एक प्रकार का मोमेंटम है वो जो बहुत कम समय के लिए लगता है, तो चेंज इन मोमेंटम है। इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द वॉल, मतलब हमको इंपल्स पता करना है। तो इंपल्स का मतलब अभी बताया आपको कि इंपल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या, मोमेंटम मतलब मोमेंटम चेंज कैसे निकालेंगे, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम के लिए pf, इनिशियल के लिए pi। तो फाइनल मतलब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बोलिएगा, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो अब बोलिए कि पहले बॉडी का मास कितना है, तो आप बोलिएगा कि मास तो वही रहेगा जो पहले बॉडी का था, पहले कितना था, तो आप बोलिएगा m था। अब तो बाद में भी उसका मास कितना होगा, m ही होगा। बाद में उसका वेलोसिटी कितना है, तो बोलते सेम, रिबाउंड विथ सेम स्पीड, उसी स्पीड से वापस आया है जिस स्पीड से वो गया था। तो किस स्पीड से गया था, तो u से। तो ये हो गया आपका फाइनल मोमेंटम m इंटू यू माइनस माइनस। और एक बात आपको याद रखना, चलिए ये दीवार है, ध्यान देखिएगा, आपका ये बॉल गया है जिसका मास कितना m है, कितना स्पीड से गया है u, तो जाने वाले के लिए हम प्लस लेंगे u, वापस कितना से आया है, तो आप बोलिएगा u नहीं माइनस u, क्योंकि डायरेक्शन देखना होगा, आपका वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। तो यहाँ पे माइनस u होगा, कितना से आया है, m के साथ, तो m मास माइनस u के साथ वापस आया है। तो यहाँ पे फाइनल जो आपका मोमेंटम होगा वो होगा, देखिए मास और वेलोसिटी में यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका माइनस, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा आगे में, माइनस, फिर आपका माइनस, और अब आप निकालिए इनिशियल। तो मोमेंटम इनिशियल में कितना होगा, तो पहले कितना पे गया था, m पे, कितना वेलोसिटी से गया है, u से। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका माइनस माइनस प्लस, तो 2mu माइनस 2mu, मतलब यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका माइनस 2mu, ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आपको आया होगा, m बॉडी का मास u वेलोसिटी से गया है, तो अगर हम इसका वेलोसिटी को, डायरेक्शन को प्लस लेंगे तो इसका अपोजिट वाले को माइनस लेना होगा। इसीलिए जाते टाइम पहले मोमेंटम m इंटू यू, बाद में मोमेंटम माइनस एम यू। तो चेंज कैसे निकालेंगे, तो बाद वाला माइनस पहला वाला करेंगे तो माइनस 2mu आएगा। अच्छा सवाल था। लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन इज यूज्ड टू, लुब्रिकेशन समझते हैं ना, जैसे हम लोग का जो रॉड वुड होता है, लोहा वगैरह होता है, उसमें हम लोग पेंट वुड लगा देते हैं, कुछ या फिर तेल वुड लगा देते हैं, ग्रीस वगैरह लगा देते हैं, तो वो किसके लिए यूज होता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है कि फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, नहीं, ऐसा तो हम लोग फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए कभी नहीं यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, तो घर्षण बल कम हो जाए इसके लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा डिक्रीज द फ्रिक्शन। सही आंसर क्या होगा, डिक्रीज द फ्रिक्शन। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, बोलता है एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का किसी बॉडी पे जिसका मास कितना है, 1 किलो का, तो एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अभी बताए थे F इक्वल टू ma होता है, तो यहाँ से बोलिए A इक्वल टू क्या होगा, तो F बाई m होगा। फोर्स कितना लग रहा है 10 का, मास कितना है 1 का, तो आंसर कितना होगा, तो आप बोलिएगा 10, एक को डिवाइड करेंगे 10, असाइन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो पहला ऑप्शन नहीं है, यूनिट देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही सही है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल देखिए, बोलता है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी के एंड मोमेंटम p ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m इज। वैसे तो इसका जो सही आंसर होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो k होता है, काइनेटिक एनर्जी को अगर हम k मानते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है मोमेंटम के साथ वो ऐसा रिश्ता रखता है, रिलेशन रखता है, k इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m। लेकिन कैसे आया क्या आपको पता है, थोड़ा सा बताएंगे, सिंपल ही है इसलिए थोड़ा सा बताएंगे। यहाँ पे देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पे देखिए काम करते हैं, चलिए इसको हम m से मल्टीप्लाई करते हैं, m से डिवाइड करते हैं, तो m और m में क्या होगा, आप बोलिएगा m का स्क्वायर होगा, v का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, नीचे में क्या होगा 2 इंटू m होगा। अब m और v में क्या होता है मोमेंटम, तो मोमेंटम m में भी स्क्वायर, v में भी स्क्वायर, तो मोमेंटम का स्क्वायर क्या होगा p स्क्वायर, नीचे में क्या आएगा 2m आएगा, जो आपको ऑप्शन में देना होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोलता है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज ट्रिपल्ड। जब इसके वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया जाए तो आपका बॉडी का काइनेटिक एनर्जी में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी आपको बताए हम कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता फॉर्मूला। अब बताइए कि अगर वेलोसिटी को 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, मतलब 9 गुना बढ़ जाएगा। वेलोसिटी कितना करने बोला है आपको, अगर पहले v था तो ट्रिपल का मतलब क्या 3v,
तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, मतलब 9 गुना बढ़ जाएगा आपका 9 टाइम्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर बोलता डबल करता तो 2 का स्क्वायर कितना होता 4, मतलब 4 टाइम्स बढ़ जाता। क्लियर हो रहा है? तो चलिए अब नेक्स्ट आप यहाँ पे सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है, 1 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर देखिए, हॉर्स पावर को हम मेजर किसमें करते हैं, पावर के लिए यूज करते हैं। पावर तो समझते ही हैं, पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ डूइंग वर्क W/T, शक्ति इक्वल टू कार्य बटा समय। तो यहाँ पे इसका जो ऐसा यूनिट होता है, वैसे तो ये होता है जूल पर सेकंड, एक काम का आएगा जूल, टाइम का आएगा सेकंड, तो जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं, वाट। तो वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे वाट में दिया हुआ है, तो एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट। याद रखिएगा 746 वाट का मतलब आप समझ रहे हैं, 746 वाट का मतलब हम क्या बोल दिए, जूल पर सेकेंड। मतलब जो 1 हॉर्स पावर होता है उसका मतलब है कि ये वो पावर है जो 746 जूल का काम 1 सेकेंड में कर सकता है। तो सोच सकते हैं 1 HP 1 हॉर्स पावर का मतलब क्या है, 746 जूल का काम 1 सेकेंड में। तो चलिए ये था आपका सही आंसर, यहाँ पे क्या होगा 746 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आप देखिए, नेक्स्ट सवाल आपको क्या पूछा जा रहा है, सिंपल सिंपल सवाल आपको दिया गया है, अगर आप थोड़ा भी अच्छे से करते हैं पढ़ते हैं तो आपको जरूर समझ में आएगा। बाकी हम आप लोग के लिए और भी मॉडल सेट ले आएंगे, फिजिक्स आज लाए हैं, केमिस्ट्री भी लाएंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहें। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो पे एक लाइक कमेंट, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट सवाल क्या है, 18 नंबर क्या बोलता है कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ फॉलोइंग। 4 ऑप्शन में से किलोवाट आवर मतलब किलोवाट घंटा किसका यूनिट है, तो सिंपल में किसका होता है, एनर्जी का। एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट होता है वो kWh होता है, वैसे एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो अगर हम मान लीजिए 1 किलोवाट आवर लिखेंगे तो 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। याद रखिएगा बहुत बार पूछा गया है कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होगा, 3.6 इंटू 10⁶। अगर मान लीजिए किलोवाट बोलेगा तो किलोवाट किसका यहाँ पे आंसर होता है, किलोवाट किसका यूनिट होता है, तो आप बोलते हैं उसमें पावर का होता है, एनर्जी का नहीं। क्योंकि किलोवाट आवर जो होगा वो एनर्जी का है, किलोवाट आपका पावर का है, और 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। ये तो सभी जानते हैं 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। तो ये यहाँ पे आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए आप, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांजिलेटरी को आप लीनियर भी बोलते हैं, ठीक है, लीनियर एनालॉग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जानते ही हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिनोट करते हैं आई से, और आई का फॉर्मूला होता है mr²। m का मतलब मास, r का मतलब रेडियस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन 4 में से किसका लीनियर एनालॉग है। समझा रहे हैं हम, इस ट्रांजिलेटरी एनालॉग का मतलब क्या है, जैसे अगर हम ट्रांजिलेटरी मोशन मतलब लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन का बात करेंगे तो लीनियर मोशन पे जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं s, तो रोटेशनल मोशन पे डिस्प्लेसमेंट का रोटेशनल एनालॉग क्या होता है, तो रोटेशनल मोशन पे हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बोलते हैं। अगर हम लीनियर मोशन पे वेलोसिटी बोलते हैं तो रोटेशनल में बोलते हैं ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक्सेलरेशन बोलते हैं लीनियर मोशन पे, लीनियर मोशन समझ रहे हैं ना, रेखीय जो एक लाइन पे चलेगा, मतलब अगर कोई बॉडी एक लाइन पे मूव कर रहा है तो उस समय हम डिस्प्लेसमेंट का यूज करते हैं, वेलोसिटी का यूज करते हैं, एक्सेलरेशन का। लेकिन वही बॉडी जैसे पंखा अगर घूमेगा तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा। और आपका उसी प्रकार से बोलता है कि लीनियर पे अगर रोटेशनल मोशन पे हम किसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहे हैं तो उसको लीनियर पे क्या बोलेंगे, ट्रांजिलेटरी एनालॉग क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ट्रांजिलेटरी एनालॉग में किसके लिए यूज करते हैं, मास के लिए। यहाँ पे जो सही आंसर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हम किसके लिए यूज करते हैं, मास के लिए। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि ट्रांजिलेटरी एनालॉग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो आप मास बोलिएगा। इसी प्रकार से आपको पता है कि फोर्स के लिए हम रोटेशनल एनालॉग क्या यूज करते हैं, तो आप बोलिएगा टॉर्क। फोर्स का रोटेशनल एनालॉग क्या है, टॉर्क है। मोमेंटम का क्या होता है, तो आप बोलिएगा एंगुलर मोमेंटम एल। ऐसे बहुत सारे हैं, आपको पूछा कौन कौन सा जाता है, तो यही सब पूछा जाता है। यहाँ पे आपको पूछा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ट्रांजिलेटरी एनालॉग क्या है, मास है। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि वेलोसिटी का रोटेशनल एनालॉग क्या है। यहाँ पे आपको पूछा ट्रांजिलेटरी, रोटेशनल एनालॉग क्या होगा, वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो आप ये याद रखिएगा, इतना सारा चीज आपको बताए हैं। अब आप नेक्स्ट सवाल पे देखिए, यहाँ पे तो सही आंसर हो जाएगा आपका कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ट्रांजिलेटरी एनालॉग कौन है, तो मास है। फोर्स का रोटेशनल एनालॉग कौन है, टॉर्क।
फोर्स का कौन है? टॉर्क। वेलोसिटी का कौन है? एंगुलर वेलोसिटी, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखिए ये वाला, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड लोकेटेड। मतलब अगर आपके पास एक रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास मतलब समझ रहे हैं, इसको बैलेंस पॉइंट भी हम बोलते हैं, वो पॉइंट जहां पे इसका पूरा बॉडी क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। तो पूरा अगर यूनिफॉर्म रॉड है, मतलब अच्छे तरीके से अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास एकदम मिडिल में आएगा। सेंटर ऑफ मास मतलब वो सेंटर पे आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला भी आपको कभी कभी पूछता है, वो सब आप पढ़ना होगा आपको। यहाँ पे सवाल तो पूछा नहीं है। देखिए आपको पैटर्न का तो पता चल रहा ना कि कौन से टॉपिक से आपको सवाल पूछा जा रहा है, ये जानना बहुत जरूरी था। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 20 तो पहुंच गए हैं, आधा क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आधा क्वेश्चन अभी आपके लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 21 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर अबाउट इट्स डायमीटर। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अभी आपको ट्रांसलेटरी एनालॉग पूछा था, ट्रांसलेटरी एनालॉग हम लोग बनाए थे जो मास होता है। अब बोलता है कि अगर आपके पास कोई एक स्फीयर है और ये पूरा सॉलिड है, भरा हुआ है, और ये इसका डायमीटर है, मान लीजिए यहाँ से ये डायमीटर है, और इसके अबाउट में अगर ये मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मान लीजिए ऐसे रोटेट कर रहा है, डायमीटर के अबाउट में ऐसे ऐसे घूम रहा हुआ, ऐसे 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 घूम रहा है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मतलब जो इसका ट्रांसलेटरी एनालॉग मास जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे जो होता है उसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 2/5 mr²। देखिए आपका जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी किताब में आपका एक चार्ट दिया गया है, इस प्रकार से एक चार्ट बनाया गया है जिसमें आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम स्पेशल बॉडी के लिए वहाँ पे लिखा गया है, जो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे थोड़ा नोट्स कर लीजिएगा, यहाँ से एक सवाल पक्का इस बार आपका आना ही है, आप यहाँ से इसको बना लीजिएगा। अब आप नेक्स्ट सवाल को देखिए, बोलता है नेक्स्ट सवाल आपका कि व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ अप्रोक्सीमेटली में आपको बताना है। तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? हमें पता है कि ये जो हमारा अर्थ होता है ना, ये अर्थ अपने चारों ओर में एक फील्ड बनाता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। इस फील्ड के अंदर में अगर कोई बॉडी को हम फेंकेंगे तो ऐसे ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा। तो किसी बॉडी को आप कितना स्पीड से फेंक दीजिएगा कि वो इस फील्ड से बाहर निकल जाए और वापस ना आए, स्केप कर जाए। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। याद आप रखिएगा कि हमारे अर्थ में से किसी बॉडी को अगर बाहर भेज देना है, स्केप करवा देना है और वो वापस ना आए, ऐसा आप चाहते हैं, तो उसको आपको फेंकना पड़ेगा लगभग कितना किलोमीटर पर सेकेंड से? तो इतना स्पीड, ऑप्शन नंबर डी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसको आपको बाहर फेंकना होगा। अब आप इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट वेयर इज द सन लोकेटेड। देखिए हमको पता है कि जो सन होता है उस सन के चारों ओर जो हमारा जो प्लैनेट सब मूव करता है वो सर्कुलर पाथ में नहीं करता, इलेप्टिकल पाथ में करता है, अंडानुकार पाथ में करता है, ठीक है। तो ये जो आपका जो सन होता है इस इलेप्टिकल ऑर्बिट में ऐसे होता है इलेप्टिकल पाथ, ये वाला ऐसे। तो इस इलेप्टिकल ऑर्बिट में आपका सन कहाँ पे होता है? सूरज जो सन होता है हमारा, ये कहाँ पे होता है? सन क्या सेंटर पे होता है? ये कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे दिया है क्या सेंटर पे होगा, फोकस पे होगा, फोसाई का मतलब फोकस पे होगा, मेजर एक्सिस पे होगा या माइनर एक्सिस, या फिर आपको बोला यहाँ पे एट द एपोजी पे होगा। तो यहाँ पे आपको जानना है, देखिए इसको बोलते हैं हम मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं हम माइनर एक्सिस। यहाँ पे होता है फोकस एक्टो, यहाँ पे होता है एक्टो फोकस। तो आपका सूरज यहाँ पर भी आप इस फोकस में आप रख सकते हैं या फिर आप इस फोकस में रख सकते हैं। मतलब आपका जो सन होता है वो फोकस पे होता है। किन्होंने ये बताया था? केपलर ने। कौन से लॉ पे बताया था? तो केपलर ने उसका फर्स्ट लॉ पे बताया था, जिसको हम फर्स्ट लॉ को हम कौन सा लॉ बोलते हैं? तो लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं। केपलर का सेकेंड लॉ को हम क्या बोलते हैं? तो लॉ ऑफ एरिया। फर्स्ट लॉ को देख, केपलर का फर्स्ट लॉ हो जाएगा आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट, ये ऑर्बिट के बारे में जानकारी देता है। केपलर का सेकेंड लॉ आपको देता है लॉ ऑफ एरिया के बारे में जानकारी देता है, लॉ ऑफ एरिया। और जो केपलर का आपका थर्ड लॉ है वो बताता है आपको लॉ ऑफ पीरियड, यानी टाइम के बारे में, कितना समय में काटेगा समय, ये सब बताता है। तो केपलर का कैलकुलेशन आपको पढ़ना चाहिए, तो आप यहाँ से आपको एक सवाल आएगा ही आएगा, तो आप पढ़ लीजिए केपलर का लॉ को भी। अब नेक्स्ट सवाल को देखिए, आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर आपने ये 10 क्लास में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर किसी बॉडी का जो वेट है मून पे कितना हो जाएगा अर्थ के रेस्पेक्ट में। तो हमें पता है कि अगर किसी बॉडी को हम अर्थ से मून पे ले जाएंगे, तो अगर अर्थ पे उसका वजन है 60 न्यूटन, तो वहां पे मून पे कितना हो जाएगा? इसका 6 गुना कम हो जाएगा, 1/6 होगा अर्थ के वेट के रेस्पेक्ट में। तो कितना आ जाएगा? 10 आएगा, मतलब 1/6 हो जाता है वहां पे ना, 1/6, तो 1/6, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/6। ठीक है। अगर मास का बात करता, मास का
मास को अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे वेट ना लिख के मास लिखता था कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज अप्रोक्सीमेटली टू इट्स वेट ऑन मास ऑफ द अर्थ। मास ऑन द अर्थ आप यहाँ पे सेम बोलते हैं क्योंकि मास चेंज नहीं होता है। क्या चेंज होता है? वेट। वस्तु का भार चेंज होता है, द्रव्यमान नहीं। याद रखिएगा, ये सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है। फॉर ए सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, मान लीजिए मेरा अर्थ है और इसके चारों ओर में एक सैटेलाइट मूव कर रहा है, ये आपका सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट, और ये आपका क्या है? अर्थ है। हम मान लेते हैं सैटेलाइट का मास क्या है? स्मॉल एम। अर्थ का मास कितना है? तो मान लेते हैं कैपिटल एम। इन लोगों के बीच का डिस्टेंस कितना है? आर। तो ये जो सैटेलाइट घूमेगा, इसमें आपका घूमेगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा। तो किसी सैटेलाइट जब घूमता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं के। ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द सैटेलाइट इनटू मास ऑफ द अर्थ बाई रेडियस। ये मान लेते हैं, यहाँ से जो अर्थ का रेडियस है उसको हम मान लेते हैं कैपिटल आर, और अर्थ के सरफेस में जो यहाँ डिस्टेंस ऊपर ऊंचाई तक इसको एच मानते हैं। तो कितना डिस्टेंस होगा बोलिए? तो रेडियस प्लस एच, आर प्लस एच, ये होता है काइनेटिक एनर्जी। और इस बॉडी के अंदर में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो बराबर होता है आपका जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई आर प्लस एच। और यहाँ पे आपको बता दें काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे 2 होता है, पोटेंशियल पे यहाँ पे 2 नहीं होता। जब इसको हम डिवाइड करेंगे देखिए सब कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/2 बचेगा। तो इसका आंसर आएगा 1/2। याद रखिएगा, दोनों का फॉर्मूला बता दिया हम कि कोई सैटेलाइट जो अर्थ के चारों ओर में घूमता है उसका काइनेटिक एनर्जी होता है जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई 2 आर प्लस एच, और पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका जी एम एम आर प्लस एच बाई आर प्लस एच। ये आपका हाफ होता है और ये आपका डबल होता है। तो अगर आपको रिलेशन पूछता है तो आप बोलिएगा पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी फॉर ए सैटेलाइट। याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल देखिए 26 नंबर सवाल 26 बोलता था रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? तो स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स के लिए न्यूटन, इसके लिए मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कौन सा आंसर सही होगा इसके लिए? स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर सही होगा। क्लियर है? इसके बाद आप नेक्स्ट सवाल को देखिए क्या बोलता है। आसान सवाल था 26। फिर से आपको यहाँ पे आ गया एक सब्सटेंस विच कैन बी स्ट्रेच टू कॉज लार्ज स्ट्रेन आर कॉल्ड। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब हम जो स्ट्रेस, अगर मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, इसमें हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इलास्टिसिटी हम पढ़े हैं कि वो जाएगा, फिर जगह जैसे रबर होता है, रबर को हम अगर खींचेंगे तो वो चेंज करेगा, चेंज होगा, उसका ओरिजिनल शेप साइज चेंज होगा। मान लीजिए जैसा कि स्प्रिंग है आपके पास, रबर ना लेके स्प्रिंग भी ले सकते हैं, इसको खींचेंगे हम ऐसे करके तो ये चेंज हो जाएगा, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगा। तो बोलते बहुत ज्यादा चेंज अगर हम किसी में कर पा रहे हैं फोर्स अप्लाई करके, स्ट्रेस अप्लाई करके, तो हम उस प्रकार के बॉडी को हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं इलास्टोमर। क्या बोलते हैं हम उसको? इलास्टोमर। एग्जांपल क्या होगा? रबर होगा, आपका रबर हो जाएगा, इलास्टोमर में रबर आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल देखिए आप 28 क्या बोलता है वन पॉइज। यहाँ पे पता है कि पॉइज किसका यूनिट है? तो आप बोलिएगा पॉइज जो यूनिट है वो विस्कोसिटी आप पढ़े होंगे है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उसका यूनिट है। तो जो पॉइज होता है, ये 1 पॉइज कितना न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है? इसका जो आंसर है वो आपका 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ये बराबर होगा 1 पॉइज का। अब आप इस सवाल को देखिए 29 क्या बोलता है? द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फॉर फ्लूइड इज इन मोशन इज। जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? बोलिए विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो विस्कस फोर्स इन 4 ऑप्शन में से किसके साथ क्या होगा? मोशन में किसके साथ ये रिलेशन, किसके साथ फिट बैठता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपको पता है कि जो विस्कस फोर्स होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया का। मतलब जो एरिया जिसमें कांटेक्ट में होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक नदी है, यहाँ पे एक छोटा सा मान लीजिए जहाज है और एक बड़ा सा जहाज है। तो बड़ा जहाज में ये कांटेक्ट सरफेस एरिया कांटेक्ट ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। तो बड़े जहाज में आपका एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा, तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा होगा, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? कम होगा। तो एरिया के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका विस्कस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। कहाँ, किसके लिए? लिक्विड या फ्लूइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, सिंपल सवाल है ये भी। ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज ब्रोकन इनटू 2 ड्रॉप्स। मान लीजिए एक ड्रॉप है ऐसा, तो इस वाटर का अपना क्या होगा? वॉल्यूम होगा v। अब ये 2 ड्रॉप में इसको हम बांट दे रहे हैं, ऐसे 2 ड्रॉप बना दिए। मान लीजिए एक ऐसा, ये एक ड्रॉप है और एक ये वाला एक ड्रॉप है, 2 ड्रॉप बना दिए। तो 2 ड्रॉप में क्या सेम होगा? इस 4 में से आपको बताना है। तो इसका क्या सेम होगा? वॉल्यूम सेम होगा। पहले जितना वॉल्यूम था अभी भी उतना ही वॉल्यूम होगा, बस 2 ड्रॉप में बढ़ गया वो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वॉल्यूम होगा। इजी सवाल है सब, देखिए एकदम इजी है, इसमें समय वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये इंपॉर्टेंट है 31, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है अनॉमलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर के ऊपर। आप शायद जानते हैं कि अनॉमलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर क्या बोलता है आपको, कि हमें पता है कि जो वाटर होता है ना, वाटर, इसका डेंसिटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है। इसका डेंसिटी मैक्सिमम होता है कौन से टेम्परेचर पे? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। और डेंसिटी का मतलब तो हमें पता है कि डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम। आप अगर यहाँ पे देखिएगा, देखिए वॉल्यूम नीचे है तो वॉल्यूम के साथ डेंसिटी क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर डेंसिटी आपका कम होगा तो आपका वॉल्यूम क्या होगा?
ज्यादा होगा। तो हम बोल दिए कि 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम होता है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर ये मैक्सिमम है तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम उसका उल्टा मिनिमम होगा। 4 डिग्री पे इसका वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम होगा। अब हमें पता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जैसे मान लीजिए हम टेम्परेचर, यहाँ पे मान लीजिए वाटर है मेरा, इस जगह में आपका वाटर है, हम अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पे, इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, मिनिमम है, एकदम कम है। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो हमें पता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस से कर रहे हैं, 4 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस से अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करते हैं, तब भी इसका वॉल्यूम बढ़ता है। और 4 डिग्री सेल्सियस से अगर हम टेम्परेचर घटा देंगे ना, तब भी वॉल्यूम घटेगा। ऐसे में देखिए टेम्परेचर घटाने से तो वॉल्यूम क्या होता है, घट जाना चाहिए, लेकिन वाटर के साथ ऐसा नहीं होता है। वाटर आपका अनामलस प्रॉपर्टी दिखाता है कि 4 डिग्री सेल्सियस में उसका वॉल्यूम सबसे कम। अब इस टेम्परेचर से अगर हम बढ़ेंगे भी 5, 10, 15 डिग्री करेंगे तब भी वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर घटाएंगे हम 3, 2, 1 करेंगे तब भी इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको पूछा क्या गया है, व्हेन द वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 से 4, मतलब इसका टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, बोलिए 0 से 4 कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन उल्टा किया गया, 4 से 0 नहीं, 0 से 4। हम क्या बोले, 4 से अगर कम जाएंगे तब भी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो 0 से 4 जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, 0, देखिए यहाँ पे होता मिनिमम, तो 0 से 4 जाएंगे तो यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम है, और ये 0 से 4 जाएंगे, धीरे धीरे 4 डिग्री तक आते आते वॉल्यूम घट जाएगा, यहीं पे मिनिमम होता है। तो 0 से 4 पे जाएंगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद भी आपका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी दिखाता है आपका वाटर, अनामलस प्रॉपर्टी दिखाता है। ऐसा क्यों दिखाता है, तो ये सब आपको अभी नहीं करना है, लेकिन आपको करना चाहिए था आपके 11। अब आप इस सवाल को देखिए 32। देखिए वैसे तो हम पूरा यहाँ से 32 से लेकर के पूरा 40 तक का क्वेश्चन बनाए और साउंड ही नहीं आया, तो मेरे को फिर से बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज, तो कोई जो ब्लैक बॉडी होता है उसका ऑब्जॉर्प्टिव पावर किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है 1 के। ये याद रखिएगा, ये सवाल आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिए ऑब्जॉर्प्टिव पावर किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल को देखिए क्या बोलता है, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, जो जीरो का नियम है थर्मोडायनेमिक्स में, आपने थर्मोडायनेमिक्स में 2 ही नियम पढ़ा होगा, एक जीरोथ का और एक फर्स्ट का। तो जीरोथ का लॉ बोलता है किसके साथ लीड करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, टेम्परेचर होगा। कैसे होगा टेम्परेचर, इसमें क्या बोलता है जीरोथ लॉ, क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है, और एक बॉडी है बी जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको अगर हम कांटेक्ट में रखते हैं तो ये यहाँ पे तब तक हीट का ट्रांसफर होगा हॉट बॉडीज टू कोल्ड बॉडी, जब तक ये कहाँ पे ना पहुंच जाए, तो थर्मल, जो कहाँ पे ना पहुंच जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम तक ना पहुंच जाए। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक ट्रांसफर होते होते जब ये 75 हो जाएगा, जब ये 75 हो जाएगा तो यहाँ पे ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। तो जीरोथ लॉ आपका लीड करता है टेम्परेचर के साथ। और फर्स्ट लॉ, यहाँ पे देखिए फर्स्ट लॉ, यहाँ पर भी क्वेश्चन आ गया 34 में कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स विद, तो फर्स्ट लॉ आपका जो लीड करता है वो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ। पहला जीरोथ लॉ आपका डील करता है टेम्परेचर के साथ, और फर्स्ट लॉ डील करता है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ। क्लियर हुआ। अब आप नेक्स्ट सवाल को देखिए 35 क्या बोलता है, एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, तो जो आर होता है ना उसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये इसका यूनिट है। और एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है जिसको हम दिखाते हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो अभी आपको सवाल क्या पूछा है कि इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट क्या होता है जूल पर केल्विन पर मोल, जो ऑप्शन बी आपको दिख रहा है जूल पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 35 हो गया और 5 ही क्वेश्चन बचा हुआ है आपका मॉडल सेट में। आपने पैटर्न देखा कि आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एकदम मॉडरेट है, एकदम इजी लेवल का ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है। बाकी जो पढ़े हैं वो समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको उस लेवल का नहीं पूछा गया है। 36 क्या बोलता है कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। देखो आपको मोनो एटॉमिक के लिए पूछा है, आपको डाया एटॉमिक के लिए पूछ सकता है, आपको पॉली एटॉमिक के लिए पूछ सकता है। तो मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डाया एटॉमिक के लिए 5 होता है, और पॉली एटॉमिक के लिए 7 होता है। आप याद रखिएगा, शायद अभी सब आपको बता भी चुके हैं। 37 का देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। पेंडुलम समझ रहे हैं ना, जो ऐसे होता है, ऐसे मूव करता है, इसको पेंडुलम बोलते हैं। इस प्रकार से ऑसिलेशन करता है हम उसको पेंडुलम बोलते हैं। तो बोलते हैं ये पेंडुलम 10 ऑसिलेशन कर रहा है 20 सेकंड में। तो अगर 10 ऑसिलेशन करेगा वो 20 सेकंड में, तो एक ऑसिलेशन कितना में करेगा, कॉमन सेंस लगाइए। तो आप बोलिएगा सर कि एक ऑसिलेशन वो करेगा 2 सेकंड में। अगर वो 10 करता है 20 सेकंड में, 10 करेगा 20 में, 5 करेगा 10 में, तो 1 करेगा 2 में। तो एक ऑसिलेशन जितना समय में लेता है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना आंसर होगा, 2 सेकंड होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल बोलता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं सिंबल एफ से और न्यू से। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t। यहाँ से देखिए टाइम मतलब सेकंड होता है, सेकंड का मतलब पर सेकंड होगा, और इसी पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, हर्ज बोलते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हर्ज हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव।
ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है वैसा वेव जिसमें जो पार्टिकल होता है उसका ऑसिलेशन इस प्रकार से होता है और वेव इस प्रकार से चलता है, दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो ऐसा किसमें होता है? लाइट में। लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करते हैं और लाइट आपका इस डायरेक्शन में चलता है, दोनों के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? लाइट। और यहाँ पे साउंड कैसा आपका वेव है? तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसके बाद आपका लास्ट सवाल जो क्या बोलता है वहां पे आप देखिए, बोलता है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर आप ऐसे ग्राफ बनाइएगा वेव का तो ये होता है और ये होता है इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ए से डिनोट करते हैं, नाम होता है इसका एम्पलीट्यूड। अब देखिए किसी वेव में जो दो क्रेस्ट या दो जो ट्रफ का बीच का डिस्टेंस होता है हम उसको लैम्डा बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ को हम बोलते हैं एक ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन करने में जो समय लगता है हम उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, और एक ऑसिलेशन करने के लिए जो पर यूनिट समय में लगता है हम उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, F = 1/T, मतलब वन ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। वन ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये सब सारा बात आपको वेव का था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पूरा सवाल आपको करवा दिया, पूरा सवाल आपने कर लिया। आपको जितना सारा सेट आपको पूछा गया था आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर में आपने पूरा किया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद केमिस्ट्री का मॉडल सेट भी आपके लिए ले आएंगे, बेहतर तरीके से आपको बताने का कोशिश करेंगे, कुछ नोट्स भी आपको देंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग कवर करेंगे मॉडल सेट फॉर केमिस्ट्री जो आपको 11th के लिए इस बार जेक ने बनाया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो